हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण दुबे प्रगति इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज एक साथ 3 बैच स्टार्ट कर रहा हूं 14 फरवरी को। हालांकि 14 फरवरी डेट आपके लिए बहुत मायने रखता है, इसलिए सोच समझ के लिया गया है। ठीक है, आज का डेट बहुत मायने रखता है ना भाई। 14 फरवरी स्पेशल डे है, इसलिए सोच समझ के क्या किया गया है, आज का डेट को चूज किया गया है। ठीक, 3 बैचेस से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट बैच है एडीओ, ठीक, जिसकी परीक्षा 15 जून को है। दूसरी जो बैच है वो बैच है हमारा फाउंडेशन। ठीक है भाई, ठीक है, फाउंडेशन। और थर्ड जो हमारा बैच है वो है क्या, मेंस। समझिएगा, एडीओ की डेट फिक्स है 15 जून 2025 को इसकी परीक्षा होनी है, एकदम फिक्स है ये। और एडीओ के लिए आपको योग्यता पता है, सिर्फ स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ये उसकी योग्यता है। एडिशनल नंबर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास पीजीडीआरडी का डिप्लोमा है। ठीक है, 5 सेगमेंट है, बस एकदम छोटा सा सिलेबस है। 5 सेगमेंट में पहला है हिंदी, दूसरा है पंचायती राज, तीसरा है आपका सामान्य अध्ययन जिसको अपन जीएस कहते हैं। ठीक है, ये तीनों कॉमन सब्जेक्ट है, चाहे हम किसी की तैयारी करें, तीनों विषय को पढ़े रहते हैं। और एक सब्जेक्ट है आपका आजीविका लाइवलीहुड, और एक है ग्रामीण विकास। मैं सोमवार से पूरी कोशिश में हूं कि आजीविका और ग्रामीण विकास की भी क्लासेस शुरू हो जाए। अभी पंचायती राज और हिंदी की क्लासेस चल रही थी शाम के बैच में, आज से हिंदी भी शुरू हो जाएगी। चूंकि पीएससी का पेपर आ गया, फिर हमारा चुनाव ड्यूटी लग गया, तो थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई। तो बेसिक तौर पर हिंदी ये एक सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा, यहाँ पर हम आज आपके एडीओ परीक्षा के लिए स्टार्ट करेंगे। इस समय हम लोग मंडे के आसपास, चूंकि कल चुनाव का मतगणना है, कल फिर से ड्यूटी लगी हुई है, तो फिर हम डिस्टर्ब रहेंगे। बट उसके बाद संडे के बाद नेक्स्ट जो डे आएगा, उसके बाद हमारी आजीविका ग्रामीण विकास की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये पहली बात एडीओ के लिए। इसमें दोनों बैच अवेलेबल है, मॉर्निंग भी इवनिंग भी। इवनिंग की बैच चल रही है, मॉर्निंग में आज से स्टार्ट करने की बात हुई है। ठीक है, फाउंडेशन जो बैच है, ये बेसिक तौर पर कोई व्यक्ति यदि सीजीपीएससी का प्री या व्यापम का कोई भी एग्जाम, व्यापम का कोई भी एग्जाम, क्योंकि व्यापम 25 से 30 प्रकार के एग्जाम कंडक्ट कराता है और सारे के सिलेबस अलग अलग हैं। तो सीजीपीएससी प्री, व्यापम का कोई भी एग्जाम, या एसएससी और रेलवे के नॉन टेक्निकल, फिर से बोल रहा हूँ, एसएससी रेलवे का कैसा पोस्ट मैं बोल रहा हूँ, नॉन टेक्निकल पोस्ट की यदि तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए हम जो 1 वर्षीय कोर्स चलाते हैं, 1 वर्षीय कोर्स, ठीक है, 1 ईयर का जो कोर्स चलता है, उस कोर्स का नाम है फाउंडेशन। समझिएगा, तो ये भी आज शुरू हो रहा है 2025-26 के लिए। ठीक है, ये आपका एक बैच स्टार्ट हो रहा है, समझिएगा। ये 4 कोर्सेस को कवर करेगा, सीजीपीएससी का प्री, व्यापम, एसएससी और रेलवे। बेसिक तौर पे कोई भी बच्चा जब हमारे पास आता है तो एक बात कहता है कि सर मैं प्री की तैयारी करूंगा, तो हमको समझ में आता है कि भाई वो सीजीपीएससी प्री की तैयारी करेगा, हम क्लियर हैं। तो प्री की तैयारी करेगा तो फिर हम उसको सिर्फ प्री का सिलेबस पढ़ाएंगे, फिर हम उसको एसएससी और रेलवे क्यों पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन कोई बच्चा आके कहता है सर मैं सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा, तो ये मूर्ख बच्चाओं की श्रेणी में हम इसको काउंट करते हैं। समझाते नहीं है, पर अपने दिमाग में क्लियर रहता है कि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, इसको पता नहीं है। सीजीपीएससी में किसकी तैयारी करेगा, सीजीपीएससी में स्टेट, समझ में आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी करेगा। अभी एक पोस्ट आ रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, इसकी तैयारी करेगा। सीजीपीएससी में एक पोस्ट आने वाला है असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इसकी तैयारी करेगा। सीजीपीएससी एक पोस्ट लेता है एसीएफ, इसकी तैयारी करेगा। सीजीपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क का परीक्षा लेता है, इसकी तैयारी करेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर हथकरघा का परीक्षा लेता है, इसकी तैयारी करेगा। सीजीपीएससी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा लेता है, इसकी तैयारी करेगा। एपी की तैयारी करेगा कि ये जो है आरटीओ ऑफिसर की परीक्षा लेता है, उसकी तैयारी करेगा।
ये सीएमओ की परीक्षा लेता है, उसकी सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा। क्या होता है ये सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा? मैं किसी को समझा नहीं पाता, और पहले दौर पे समझाता हूं तो भाग जाता है, इसे समझाता भी नहीं ज्यादातर, क्योंकि ये फाउंडेशन क्लासेस है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप प्री की तैयारी करूंगा कहते हो तो मैं क्लियर रहता हूं, लेकिन आप कहोगे सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा तो मैं क्लियर नहीं हूं, क्योंकि सीजीपीएससी एक परीक्षा लेने वाला आयोग है, ना कि कोई परीक्षा का नाम है। और इस आयोग के द्वारा इतनी सारी परीक्षाएं ली जाती हैं और सबका सिलेबस अलग अलग है। तो एक व्यक्ति एक साल में सबका सिलेबस कैसे पढ़ाएगा? आपको फोकस करना है तो आप समझिए, ये एक बच्चे के साथ बड़ा दिक्कत का विषय है। कोई बच्चा आता है, सर मैं व्यापम की तैयारी करूंगा, और कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाते भी हैं व्यापम की तैयारी मात्र 10,000 रुपए में, 5,000 रुपए में। भाई व्यापम में तू किसकी तैयारी करेगा? व्यापम में तू हॉस्टल वार्डन की तैयारी करेगा, व्यापम में तुम अमीन की तैयारी करोगे, व्यापम में तुम पटवारी की तैयारी करोगे, व्यापम में तुम एडीओ की तैयारी करोगे, व्यापम में तुम फूड इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे, व्यापम में तुम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करोगे। अब तो खैर सब इंस्पेक्टर भी सीजीपीएससी के पास चला गया, चपरासी तक सीजीपीएससी के पास जा चुका है। समझ में आ रहा है? चपरासी का एग्जाम लिया था उसने, प्यून भर्ती, सीजीपीएससी ने। ठीक, आप समझो कि इसमें आप किसकी तैयारी करोगे? कि शिक्षक भर्ती का करोगे, टीचर रिक्रूटमेंट का, कि आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर का तैयारी करोगे। ऐसे वेरियस एग्जाम है, वेरियस। मैंने कहा व्यापम कम से कम 25 से 30 प्रकार के एग्जाम लेता है। मैं तो अभी समझ में आ रहा है, 2 ही 4 को लिखा हूं कि ऑडिटर की तैयारी करोगे। अब किसकी तैयारी करोगे? ये बड़ा दिक्कत का विषय है। बच्चा आगे बस हमको ऐसे ही कह देता है। अब चूंकि प्राइमरी स्तर पे हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। पीएससी की तैयारी, सीजीपीएससी की तैयारी करूंगा, व्यापम की तैयारी करूंगा। वैसे एसएससी में कहते हैं सर मैं एसएससी, अरे एसएससी में क्या करेगा भाई? सीजीएल की तैयारी करेगा, एमटीएस की तैयारी करेगा, किसकी तैयारी करेगा? रेलवे में जाओगे तो रेलवे में भर्ती कराने वाला बोर्ड का नाम है आरआरबी, किसका तैयारी करोगे? ग्रुप डी का तैयारी करोगे, कि आप लोको पायलट का तैयारी करोगे, कि किसका करोगे? समझ में आ रहा है? तो बेसिक तौर पर हम बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं समझा पाते, हमारी मजबूरी होती है, इतना समय नहीं होता है कि काउंसलिंग कर पाए कई बार। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अपने लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से और बच्चों की सहूलियत के हिसाब से एक कोर्स डिजाइन किया है, जिस कोर्स का नाम है फाउंडेशन बैच। और फाउंडेशन बैच में हमने सीजीपीएससी प्री, व्यापम, एसएससी और रेलवे में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, जैसे सीजीपीएससी की कितनी परीक्षाएं लिख दिया मैंने, व्यापम कितनी परीक्षाएं लिख दिया, एसएससी और रेलवे की परीक्षाएं लिख दिया। इन सारे परीक्षाओं का जो मेन आधार है वो है सब्जेक्ट। वो है क्या? सब्जेक्ट। भाई परीक्षा तो किसी न किसी विषय पर आधारित होती होगी ना। अब अगर मान लो भूगोल सारे परीक्षाओं में है, तो भूगोल में हिमालय बदल थोड़ी जाएगा, हिमालय तो वही रहेगा। अगर इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता सारे में है, तो सिंधु घाटी सभ्यता बदल थोड़ी जाएगा, वो तो वही रहेगा। अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में मेमोरी थोड़ी बदल जाएगी, वो तो वही रहेगी। इंग्लिश में यदि ग्रामर है या नाउन है, प्रोनाउन है, तो बदल तो नहीं जाएगा, वही रहेगी। समझ में आ रहा है बात? तो हमने ऐसे सारे सब्जेक्ट को चूज किया जो पीएससी के, व्यापम के, एसएससी के, रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, और उन सारे विषयों को हमने कलेक्ट किया। तो हमको पता चला कि ऐसे 24 सब्जेक्ट हैं जो सारे परीक्षाओं में लगभग होते ही हैं, और उन्हीं 24 सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं हम साल भर में बहुत डिटेल के साथ। और जब हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो हमारा इस बात पे फोकस नहीं होता कि हम प्री की तैयारी करा रहे हैं कि व्यापम या एसएससी या रेलवे की। हमारा फोकस होता है कि हम सिर्फ किसकी तैयारी करा रहे हैं? सब्जेक्ट की। और इस कोर्स को हम कहते हैं क्या? फाउंडेशन कोर्स। समझ में आ गया? मतलब हम फाउंडेशन यदि आपको पढ़ा के भेजे और आप पढ़ ली हो, तो आपके पास सारे द्वार खुले रहेंगे। आपको कोर्स खत्म हो जाने के बाद आपको डिसाइड करना है। और आज का दौर में ना, आदमी को सिंगल रास्ते पे चलने से सफलता नहीं मिलती। हो गया जमाना जब कहते थे कि सिंगल रास्ते चलो सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं भैया, आपको मौका देख के सारे रास्तों पे चलने के लिए तैयार रहना होगा, पारंगत होना होगा। भैया कैसा अजीब आप सुन रहे, जैसे मतलब अभी कुंभ मेला चल रहा है, मैं लोगों को देख रहा हूं कि लोगों को कुंभ जाना है, तो सारे ऑप्शंस को एक एक बार आदमी सर्च कर रहा है। कुंभ जाना है, ट्रेन में देख रहा है बुकिंग, ट्रेन में नहीं मिल रहा है तो फ्लाइट में देख रहा है बुकिंग, फ्लाइट नहीं मिल रहा है तो बस बुकिंग करने की सोच रहा है, बस बुकिंग नहीं मिल रहा है तो में कार बुक करने की सोच रहा है, किसी ट्रेवलर से बात कर रहा है वो भी नहीं मिल रहा है तो मोटरसाइकिल में चल दूंगा कह रहा है। जाना उद्देश्य है कि साधन उद्देश्य है? जाना उद्देश्य है, तो जो साधन उसको मिल रहा है उसमें वो चला जा रहा है। तो वैसे ही आपको गवर्नमेंट जॉब पाना उद्देश्य है, तो भाई आपके लिए तो सारे ऑप्शंस क्या होने चाहिए?
खुले होने चाहिए। तो सारे विषय पढ़े रहोगे तो जो भी सिलेबस या पाठ्यक्रम रहेगा उसको छाट के आप पढ़ पाओगे, ये आपकी बात है। तो पहला बात भाई, एडीओ की परीक्षा के लिए सुबह शाम बैच, जिसमें मैंने बता दिया कि ग्रेजुएशन बस मंगा है, 5 सिर्फ सब्जेक्ट है। अब कल्पना करो कि कोई व्यक्ति हमसे फाउंडेशन पढ़ के बैठा हुआ है तो उसने 3 सब्जेक्ट पहले से हमसे पढ़ के बैठा हुआ है, 2 सब्जेक्ट आजीविका ग्रामीण विकास पढ़ेगा, और उसमें भी आजीविका ग्रामीण विकास का 100% नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं, कम से कम इसका 60% हम लोग इकोनॉमिक्स में और बाकी सारी चीजों पढ़ा दिए होंगे। इकोनॉमिक्स में हमने उसको राष्ट्रीय आय का कॉन्सेप्ट पढ़ाई दिया होगा, हमने बाजार उसे पढ़ाई दिया होगा, बैंकिंग हमने उसे पढ़ाई दिया होगा, ठीक है, उसको नेशनल प्लानिंग हमने पढ़ाई दिया होगा, कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में हमने पढ़ाई दिया होगा। 60% पढ़ चुका होगा, सिर्फ 40% पढ़ना बाकी होगा। अभी जो नया डाटा आएगा वो तो भाई नया डाटा तो हर किसी को पढ़ना पड़ेगा। तो यदि कोई व्यक्ति हमारा फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हुआ हो और आज उसको एडीओ की तैयारी करनी हो तो मात्र 15 दिन से महीना दिन का बस कोर्स करना होगा, उसके बाद वो एडीओ का कोर्स उसका पूरा है। कल को शिक्षक भर्ती आ जाए, 33,000 पोस्ट का वैकेंसी का हल्ला है और किसी ने हमारे यहाँ फाउंडेशन पढ़ा हो तो पूरा शिक्षक भर्ती का कोर्स का एक टॉपिक कवर होगा उसके पास, सिर्फ एक तो चीज को पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, मात्र 30 नंबर का, 150 नंबर का परीक्षा में 120 नंबर का उसका तैयारी एनी टाइम है अगर उसने फाउंडेशन कोर्स पढ़ा हो। इसलिए हम लोग बच्चे को अपने स्तर पे समझाते हैं कि फाउंडेशन इसलिए पढ़ना चाहिए। अब कौन बच्चा समझ पाता है कौन नहीं, इसके बारे में हमको नहीं पता। कोई भी परीक्षा, और बाकी ऐसे फूड इंस्पेक्टर आए तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसमें एक अधिनियम जुड़ता है, खाद्य अधिनियम, फूड एक्ट, उसको बस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पटवारी, अमीन, हॉस्टल वार्डन आए तो उसमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, 1-2 नंबर का एक्स्ट्रा कुछ चीजें जुड़ती है वो बस पढ़ना पड़ता है। तुम्हारा फाउंडेशन सिलेबस लगभग सब कुछ कवर करता है, ठीक है। तो आप जिसमें जाना चाहो जा सकते हो, ठीक है, एक बात हो गई। उसके तीसरा जो बैच हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, तो दोनों बैच समझा दिया मैंने, एडीओ फाउंडेशन। तीसरा बैच जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है मेंस। हालांकि उसकी जो क्लासेस है 9:30 बजे शुरू करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ फाउंडेशन और एडीओ के पर्पज से सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। तो थर्ड जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उस बैच का नाम है मेंस। अब ये पर्टिकुलर सीजीपीएससी के द्वारा जो एक परीक्षा ली जाती है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उस परीक्षा के लिए चलाई जाने वाली कोर्स है। ये पर्टिकुलर एक कोर्स के लिए है, ठीक है। हिंदी में हम उसे कहते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा। क्या कहते हैं? राज्य प्रशासनिक सेवा, समझिएगा, इसका नाम है राज्य प्रशासनिक सेवा, ठीक है भाई। किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए 2 आधार होते हैं, एक होता है शासन और एक होता है प्रशासन, ठीक है। अधिकारियों का एक समूह जो सरकार को चलाने में हाथ से हाथ मिला के काम करता है उसे प्रशासन कहते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा होती है जो राज्य स्तर के कैडर होते हैं, उसके लिए परीक्षा लेता है सीजीपीएससी हर साल, ठीक है, फरवरी महीने में, जिसका वैकेंसी आता है 26 तारीख को। पर सीजीपीएससी केवल एक ही तो परीक्षा राज्य प्रशासनिक सेवा लेता है ऐसा नहीं है, उसके अलावा बहुत सारी परीक्षा लेता है। पर उस परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा हम जिसको मानते हैं वो राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा है। इसका डेट फिक्स है, हर साल 26 नवंबर को वैकेंसी आएगी। हर साल फरवरी में सेकेंड जो संडे होगा उसमें उसका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, और हर साल जून महीने में इसका क्या होगा, मेंस होगा। हर साल दिसंबर महीने में इसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये 3 चरणीय परीक्षा है। बाकी परीक्षा वनडे है, आपने एग्जाम दिया, कुछ में इंटरव्यू है अगर सेकंड क्लास का है तो, और अगर थर्ड क्लास फोर्थ क्लास का है तो इंटरव्यू नहीं है। आपने एग्जाम दिया, सेकंड क्लास का पोस्ट है, सीधा इंटरव्यू में गए और सीधा आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। थर्ड क्लास का है तो आपने एग्जाम दिया, सीधा डीवी कराया और डीवी करा के आपने जॉब को प्राप्त किया। ये सीधा सीधा है ना। यहाँ पर 3 चरण है, प्री पास किए तो मेंस लिखोगे, मेंस पास किए तो इंटरव्यू में जाओगे। क्लियर हो रहा है बात? प्री में कम से कम 1.5-2 लाख शामिल होते हैं, मुश्किल से उसमें 3,000 लोग पास होते हैं मोटा मोटी, और बाकी सब फेल हो जाते हैं। 3,000 लोग मेंस लिखते हैं, उसमें से मात्र 900 लोग के आसपास पास होते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। उस 900 लोग इंटरव्यू देते हैं, उसमें से मात्र 240 लोग को पोस्ट मिलता है, बाकी लोग जय जय सीताराम हो जाते हैं। ये 3 चरणीय है, और किसी भी चरण पे फेल हो गए तो उसे फेल ही कहा जाता है। उसके लिए कोई उपलब्धि अलग से सम्मान समारोह नहीं होता है कि इंटरव्यू से फेल हुआ कि मेन से फेल हुआ। क्लियर हो रहा है बात? ये समझिए। इसलिए कठिन परीक्षाओं की श्रेणी में आती है कौन सी, राज्य प्रशासनिक सेवा, लेकिन जलवा, सैलरी, ठीक है, कैडर सब इन्हीं के पास है, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा से रही है और हमेशा से है। इस परीक्षा की तैयारी के लिए हमारा आज बैच एक शुरू हो रहा है 14 फरवरी को, जिसकी क्लासेस आज 9:30 से शुरू होगी, ठीक है। और इस बैच में चूंकि
42 विषय हमको पढ़ाने होते हैं। एक कोर्स के लिए कितने सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं? 42 सब्जेक्ट, 42 सब्जेक्ट। इसलिए ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा दिक्कत है, और यहाँ पर हमको रटवाना नहीं होता। जैसे हम लोग बाकी एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं तो हमारा पर्पस रटवाना है और रटवा के आपसे एमसीक्यूज सॉल्व करवाने हैं। यहाँ पर हमको सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, अवधारणा, ठीक है, जिसको अपन कॉन्सेप्ट कहते हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने के बाद उनसे रिटर्न में प्रैक्टिस करवाना होता है, लिखित प्रैक्टिस कराना होता है। लिखित जो प्रैक्टिस कराना होता है, उस लिखित प्रैक्टिस कराने में भी हमको वर्ड लिमिट होते हैं। कुछ प्रश्नों को 30 शब्द में, कुछ प्रश्नों को 60 शब्द में, कुछ प्रश्नों को 100 शब्द में, कुछ को 125 शब्द में और कुछ को 175 शब्द में लिखन का प्रैक्टिस करवाना होता है। क्लियर हो रहा है बात? तो टॉपिक वही हो सकता है, जैसे मान लो आप सब पढ़े होगे, कुछ भी टॉपिक पढ़े होगे कि सिंधु घाटी के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, एक प्रश्न है, ठीक है, तो सिंधु घाटी के बारे में बताना है। अब सिंधु घाटी पर लिखने के लिए 30 शब्द में भी आ सकता है, सिंधु घाटी में लिखने के लिए 60 शब्द में भी आ सकता है, सिंधु घाटी में लिखने के लिए 100, 125, 175 भी आ सकता है। तो बड़ा करना होगा तो कैसे बड़ा होगा, छोटा करना होगा तो कैसे छोटा करना होगा, ये अभ्यास का विषय है। ये अभ्यास करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर अभ्यास कराते हैं। तो जैसे यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करके कोई व्यक्ति वनडे एग्जाम पास कर सकता है, वैसे यहाँ पर रिटर्न प्रैक्टिस करके कोई व्यक्ति मेंस पास कर सकता है। ये प्रैक्टिस का विषय है कि कैसे कम समय में पूरी जानकारी को सामने वाले को प्रदर्शित किया जाए और हो सके तो चित्रात्मक तरीके से भी समझा दिया जाए। ये प्रैक्टिस का विषय है। इस मेंस को पढ़ाने में इसलिए ज्यादा फीस लगते हैं, इसलिए ज्यादा मेहनत लगता है। पर मैं बता दूं, एज अ टीचर मैं महसूस करता हूं प्री पढ़ाने में हमारा योगदान 80% होता है। हम 20% बस बच्चों से इनपुट मांगते हैं। कोई भी कोर्स यदि हम वनडे इस तरह का पढ़ाते हैं तो हम बच्चों से मात्र 20% इनपुट की उम्मीद रखते हैं। मेंस पढ़ाओगे तो हम बच्चों से 80% इनपुट की ही उम्मीद रखते हैं और हम 20%, क्योंकि हम केवल अब मार्गदर्शक हैं। हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लिखना आपको है। यहाँ पर वन वे डिलीवर करते हैं हम, वन वे। ये सोचे बिना कि तुम घर से पढ़ के आते हो कि नहीं, ये सोचे बिना कि तुम घर से सॉल्व करके आते हो कि नहीं, तुम रट्टा मार के आते हो कि नहीं। हमारा फाउंडेशन पढ़ाने का तरीका या वनडे एग्जाम पढ़ाने का तरीका वन वे है। हम आपसे विदाउट किसी तरह का एक्सपेक्टेशन सारा कंटेंट वन वे, वन साइडेड डिलीवर करते हैं। लेकिन अपन मेंस में जब आते हैं तो हम वन वे होके कभी आपको तैयारी करा नहीं सकते। यदि वन वे हैं तो सिर्फ इतना होगा कि हम पढ़ा देंगे पर आप पास नहीं होगे। मेंस मतलब छत्तीसगढ़ी का एक कहावत है, अपन मरे बिना स्वर्ग नहीं मिला है, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट। तो मेंस में आपको प्रॉपर बराबर हमारी क्या करनी होगी, भागीदारी निभानी होगी, तब जाकर आप पास कर पाएंगे, मेंस वन नहीं कर पाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? इस साल हमारी मेंस को लेके स्पेशल रणनीति है। इस साल मेंस को लेके हमारी क्या है, स्पेशल रणनीति है। वो रणनीति क्या है मैं आपको समझा देता हूं इस साल ना, क्योंकि बेसिक तौर पे होता यह है मेंस के मामले में। मैं 2-4 बातें आपको मेंस के रिकॉर्डिंग बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान समझिए। मेंस के मामले में आपको मेनली जो बातें हैं वो समझा देता हूं ताकि क्लियर रहे। चूंकि आज मेरा इंट्रोडक्शन है, आज एक ऐसा क्लास है जिसमें मैं आपको सारी बातें बता दूंगा, फिर उसके बाद अपन टॉपिक चलेंगे। मेंस में ना 7 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? 7 पेपर। और मोटा मोटी ऑन एवरेज अपन मान के चलते हैं, पेपर वाइज एवरेज की 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल अपन मान के चलते हैं 42 सब्जेक्ट के आसपास आपका मेंस में है। 42 सब्जेक्ट, ठीक है, समझिएगा। जैसे पेपर नंबर 1 पढ़ोगे तो पेपर नंबर 1 में हिंदी है, इंग्लिश है और सीजी है। 3 सब्जेक्ट। ये 100 मार्क्स का, ये 50 और ये 50 आउट ऑफ 200। अगर आप यहीं पर सेकेंड पेपर में जाएंगे तो आपका निबंध है, और निबंध दोनों लेवल का है, आपका इंटरनेशनल और नेशनल प्लस सीजी लेवल का। 2 इसमें से निबंध लिखना है, 2 इसमें से निबंध लिखना है। ये दोनों पेपर को हम फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर कहते हैं। लेकिन इसके बाद जो थर्ड पेपर आता है उसे जीएस फर्स्ट कहते हैं। या तो उसे हम थर्ड पेपर कहें या उसे हम कह सकते हैं जीएस फर्स्ट पेपर। तो सामान्य अध्ययन का पेपर तीसरा शुरू होता है। इसमें जो पेपर है 3 खंड है, ए बी सी। हर पेपर जीएस फर्स्ट शुरू होगा, वहां से 3 खंड शुरू हो जाता है। फर्स्ट खंड से 75 नंबर का, सेकंड खंड से 50 नंबर का और थर्ड खंड से 75 नंबर का प्रश्न आएगा। क्लियर हो रहा है बात? अब ध्यान समझ लो। अब जो जीएस फर्स्ट जिसको अपन पेपर नंबर 3 कह रहे हैं, पेपर नंबर 3 जीएस फर्स्ट, समझ में आ रहा है? जीएस फर्स्ट
पेपर नंबर 3, इसमें जो 75 नंबर का है उसमें आपका इंडियन हिस्ट्री है तीनों, इसमें आपका सीजी हिस्ट्री है आपका 3rd में सीजी हिस्ट्री, और इसमें 2 सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन प्लस कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों मिलाकर 50 नंबर का आएगा। इंडियन हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिला के 75, सीजी हिस्ट्री के तीनों पार्ट मिला के 75, ये हो गए। जैसे ही अपन पेपर नंबर 4 जीएस सेकंड में जाएंगे, ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जो पहला पेपर है आपका जिसको अपन पहला खंड कह रहे हैं 75 नंबर का है, वहां पर आपका साइंस है, और साइंस में 3 साइंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों मिलाकर आपका 75 नंबर का आएगा। और यहां पर मैथ्स एंड रीजनिंग, और ये वो वाले मैथ्स नहीं होंगे जो आप जनरली उसमें पढ़ते हैं, उसको अपन व्यवहारिक मैथ्स कहते हैं, वो भी रहेगा। समझ में आ रहा है? व्यवहारिक मैथ्स प्लस वैदिक मैथ्स, लाभ हानि प्रतिशत जो पढ़ते हैं अनुपात अनुपात, उसको अपन व्यवहारिक मैथ्स कहते हैं। यहां पर 10th क्लास का भी मैथ्स है, प्लस रीजनिंग है, प्लस व्यवहारिक मैथ्स है, प्लस वैदिक मैथ्स है, इतना मिलाकर आपका 50 नंबर का आएगा। और 3rd जो आपका 75 का है, उसमें आपका एग्रीकल्चर, बायोडायवर्सिटी, इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, इतना सब्जेक्ट है। क्लियर हो गया? ये पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 5 में जाएंगे तो जीएस आपका 3rd कहलाएगा ये, और जीएस 3rd में जो 75 मार्क्स का जो आपका सब्जेक्ट है, इसमें आएगा आपका इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस सीजी इकोनॉमिक्स, और यहां पर आएगा आपका इंडियन जियोग्राफी, और यहां पर आएगा सीजी जियोग्राफी। इस तरह से 75 नंबर में इंडियन और सीजी इकोनॉमिक्स दोनों, 50 में इंडियन जियोग्राफिक्स और 75 में सीजी जियोग्राफिक्स। फिर आएगा हमारा जीएस 4 पेपर नंबर 6, पहला में आएगा इंडियन फिलॉसफी प्लस वेस्टर्न फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफर प्लस वेस्टर्न फिलॉसफर, ये 4 सब्जेक्ट मिलकर के आपका एक पेपर बनेगा। इसको एक वर्ड में हम दर्शन शास्त्र कह देते हैं। यहां पर आएगा सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र, क्या आएगा? समाज शास्त्र, और यहां पर आएगा सीजी आर्ट एंड कल्चर, सीजी आर्ट एंड कल्चर, जनजाति संस्कृति सब वहां चला जाएगा, पर्यटन वर्टन सब। फिर आएंगे हम पेपर नंबर 7 जीएस 5, पहला नंबर में हम पढ़ेंगे सोशल एक्ट, सोशल एक्ट मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे सामाजिक कानून, दहेज प्रताड़ना अधिनियम, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं उसको, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोही प्रताड़ना अधिनियम, तो यहां पर हम पढ़ेंगे सामाजिक कानून। मैं लिख देता हूं सामाजिक कानून। सामाजिक कानून ऐसे कानून होते हैं जो समाज में बुराई को रोकने के लिए बनाए गए होते हैं। कम से कम यहां पर भारत और छत्तीसगढ़ के दोनों मिला के कम से कम 30 ठो कानून पढ़ेंगे, जिसको एलएलबी वाले पढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड में आएंगे तो हम पढ़ेंगे आईआर। आईआर का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि भारत का चीन के साथ, अमेरिका के साथ, G20 के साथ, G18 के साथ क्या रिलेशन है। थर्ड में आएंगे तो हम पढ़ेंगे इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि यूजीसी क्या है, एनसीईआरटी क्या है, एससीईआरटी क्या है, पॉलिटेक्निक क्या है, आईटीआई क्या है, आईआईएम क्या है, उसका पर्पस क्या है, क्यों खोला गया, कब खोला गया, उसकी संरचना क्या होती है, इस तरह से। प्लस खेल, जितने प्रकार का भी खेल होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। खेल हालांकि यहां पर भी है, आईआर में खेल है, मान के चलिए, वहां पर नहीं है, सेकंड में है, ठीक है। हम पढ़ेंगे ये इंस्टीट्यूट्स, ठीक। प्लस हम यहां पर पढ़ेंगे मानव संसाधन, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेस के बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेस। इतना सारा सब्जेक्ट मिला के बनता है ये मेंस। क्लियर हुआ? अब यहां पर वर्ड लिमिट नहीं है, लेकिन यहां से वर्ड लिमिट शुरू होता है, और यहां से फिर सारे के सारे बढ़ते हैं कि 30 शब्द के क्वेश्चन, 60 शब्द के क्वेश्चन, 100 शब्द के क्वेश्चन, 125 नंबर शब्द क्वेश्चन और 175 शब्द क्वेश्चन। टोटल सारे क्वेश्चंस को मिलाकर 49 क्वेश्चन आते हैं, 49 क्वेश्चन एक पेपर में। एक पेपर में 49 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 49 में
आपको 46 अटेम्प्ट करने होंगे, 46। क्लियर हुआ? कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 46। 3 क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे, एक क्वेश्चन ऑप्शन यहां पर मिलेगा और 2 क्वेश्चन ऑप्शन यहां पर मिलेगा। मतलब 175 में 4 प्रश्न आएंगे, 2 बनाना होगा। 125 में 2 प्रश्न आएंगे, 1 बनाना होगा। यहां पर मिलेंगे वही 49, और बाकी 30, 60, 100 के कंपलसरी हैं। 30, 60, 100 कितने हैं? कंपलसरी। तो जैसे 30 के आएंगे 22, 60 के आएंगे 13, 100 के आएंगे 8। कितना हो गया? 20, 8, 20, 8, 30, 30 और 13, 43, 43, 2 आएंगे इसके, 4 आएंगे इसके, कितना हो गया? 49 हो गया। अब 22 का 22 बनाना है, 13 का 13 बनाना है, 8 का 8 बनाना है, इसमें बनाना है 1, इसमें बनाना है 2, तो कितना हो गया? 46। तो 49 प्रश्न आएंगे, 46 आपको बनाना है। ठीक है, ये आपका अटेम्प्टिंग कैपेसिटी है। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये मेंस का सिलेबस है। अब सवाल यह है कि मेंस पढ़ने से पोटा कांपता जरूर है, बट कोई व्यक्ति यदि मेंस की तैयारी कर ले तो एक कंप्लीट मैन बनता है। मैंने कल भी जो आपको मैसेज में लिखा है वही लिखा है। मेंस का प्रिपरेशन हमारा चयन का तो संबंध रखता है कि हम भाई प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति यदि मेंस की तैयारी कर ले तो मेंस की तैयारी करने के बाद मुझे बताओ कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसका पढ़ना छूट गया? बताओ कोई सब्जेक्ट है तुमको जो याद आ रहा हो जो हमारे सीजीपीएससी में हो? भारत का सबसे बड़ा सबसे कठिन सब्जेक्ट सीजीपीएससी का है। आईएएस वाले भी क्या खाक पढ़ते हैं, बस तमगा लगता है कि आईएएस बने हैं, पर आईएएस से भी टफ सब्जेक्ट और सिलेबस पढ़ के हम जाते हैं। ये है। बताओ कोई भी सब्जेक्ट सोचो जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो जो इसमें ना हो। सब कुछ, क्या साइंस, क्या आर्ट्स, क्या कानून, क्या समाज, क्या दर्शन, क्या अर्थशास्त्र, क्या भूगोल, क्या गणित, क्या एग्रीकल्चर, क्या बायोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी, और क्या भाषाओं का ज्ञान, तो क्या लेखन शैली निबंध में आपकी मौलिकता जानना, समाज के बारे में जानना। इसको पढ़ लेने के बाद सिलेक्शन तो ठीक है भाई, मानते हैं कि अपने बड़ा पद चाहिए, लेकिन एक चीज ना सिलेक्शन से भी बड़ी चीज होती है जिसका नाम होता है क्या? ज्ञान। और दूसरा नाम है क्या? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। एक अलग तरह की पर्सनालिटी ज्ञान आने के बाद आपको दिखाई पड़ती है मेंस की तैयारी करने। लेकिन कोई व्यक्ति सीरियसली तैयारी करे, ज्ञान की दृष्टि से करे तो, अब तमाशा की दृष्टि से करे तो, इसलिए अपन मेंस के लिए बच्चों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि हम प्री या जब फाउंडेशन क्लास पढ़ाते हैं तो 80% एक तरफा कंटेंट देके पढ़ाए होते हैं, और आप झूठ नहीं बोल सकते। आप लोग को वन वे डिलीवर करता है हमारा टीचर, वन वे, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। बताओ, मैं पढ़ाता हूं, शुक्ला पढ़ाता है, प्रशांत, कभी एक्सपेक्टेशन क्या आपसे कि आप पुस्तक पढ़ के आए घर से हमारे पढ़ाने से पहले? पढ़ाने के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पढ़ के आओ, पर पढ़ाने से पहले कभी एक्सपेक्ट किया हो क्या कि आप पुस्तक पढ़ के आओ? आज से 25 साल पहले जब मैं किसी जगह पढ़ने गया था तो टीचर ने कभी हमको नहीं पढ़ाया पहले से जैसे हम आपको पढ़ाते हैं। अब समझ आ रहा है? टीचर आके बोलता था कल हम सिंधु घाटी पढ़ेंगे, अपन खुश थे सिंधु घाटी पढ़ेंगे, मैं आपको साथ कई बार हंसाते हुए बोला हूं, और आके बैठ जाते थे और टीचर पूछता था बताओ, अपन बड़े हम कहा बताएंगे भाई, हम तो सिंधु घाटी पढ़ना है, आप बताओ। 15 मिनट टीचर पूछता था और बताओ और बताओ। पर हर कोचिंग में ऐसा होता है कि जब 25 नए बच्चे बैठे होते हैं तो 4-5 पुराने बच्चे बैठे होते हैं, और 4-5 पुराने बच्चे जो पहले पढ़ लिए थे पैटर्न से परिचित थे और उनके पास पुस्तक भी था, तो घर से पुस्तक से पढ़ के आते थे, उसमें अंडरलाइन करके गोद गोद क्या रहते थे, उसी को टीचर से पूछते थे। कुछ कठिन शब्दावली, कुछ कॉन्सेप्ट, तो टीचर जितना पूछते थे उसी का 2 लाइन आगे 2 लाइन पीछे समझा के चल देता। 15 मिनट 20 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाती थी। अगले दिन बोले ठीक है कल हम सिंधु घाटी में सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे। अगले दिन फिर टीचर आ गए और बताओ। हम लोग बड़ा भौंकवाए टेंशन में कि हो कहा रहा है भाई, हम तो कोचिंग करने आए थे, इतना पैसा पटाए हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, हम ऐसा नहीं करते। हम आते हैं, हेडिंग डालते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, गनगना के पूरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा देते हैं और फिर अगले दिन कहते हैं आप पढ़ के आओ। तब भी तुम मूर्ख लोग पढ़ के नहीं आते हो। यह है वन वे। अंत में मुझे वो 4 लड़कों से मिलना पड़ा, भाई कहा तुम लोग पढ़ के आते हो, कहा पूछते हो कुटुर कुटुर, 15 क्लास खत्म हो जाए तो बोले पुस्तक को पढ़ के आते हैं। और पुस्तक को मांगे तो दिए नहीं, जैसे हमने उनको किडनी मांग दिया हो। अंत में इधर उधर करके कहीं कहीं जुगाड़ दो करके फोटो वोटो कॉपी करा के पुस्तक लिए, और हमको पता चल गया कि टीचर कल क्या पढ़ाएगा तो उसको पढ़ के आए रहते थे। तो ये वन वे हुआ? ये वन वे हुआ? नहीं हुआ। टीचर जो पढ़ाएगा उसको पहले से पुस्तक से पढ़ के आओ,
अपने स्तर से भाव को समझ के आओ। जो भाव समझ में नहीं आया पढ़ने के बाद वो टीचर से पूछो, सिर्फ उतना ही बताएगा जितना तुम भाव पढ़ के समझ नहीं पाए। वन वे डिलीवर नहीं करेगा वो। हम लोग आपसे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अपन वन वे डिलीवर करते हैं। मैं हूं, शुक्ला सर है, प्रशांत है, सब हम बता देते हैं, फिर उम्मीद पूरा रखते हैं कल पढ़ के आओगे। उसको भी तुम नहीं करके आते। 90% लोग नहीं करके आते, 10% लोग बस करके आते हो और कहते हो परीक्षा पास नहीं हुए। हम होशियार इसलिए नहीं हुए, होशियार होने में हमारे टीचर की अहम रोल है। शुरू में हम भली उसको गाली वाली दिए, डांट खाए, गुस्सा हुए, नाराज हुए, पर उसने ना मजबूर कर दिया हमको कि हम पुस्तक पढ़ के आए, क्योंकि उसके अलावा बताता ही नहीं था दोस्त। 15 मिनट में क्लास खत्म हो जाता था। बोल रहा हूं, तुम समझ रहे हो? 15 मिनट में 9 बजे घुसता था टीचर, 9:15 को बाहर। क्योंकि सारे के सारे नए थे हम लोग। क्या पूछते? और बताओ, यही सब था सर का। और बताओ, और बताओ। अब 4 लोग जो नए बैठे रहते थे, पुराने बच्चे, उन्हीं लोग सर ये क्या होता है, सर ये क्या होता है। अब पिछले साल से पढ़ चुके हैं तो उनका डाउट भी बहुत कम होता था। अब बाकी लोग को डांट पड़ती थी, नहीं पढ़ के आए, ठीक है कल पढ़ के आना, खत्म। ऐसा 15 महीना दिन बाद चलता रहा। अंत में हम मजबूर हो गए, पढ़ के आए, पुस्तक खोजे, पढ़े। अब कल पूछना है कि प्रेशर में पढ़ते थे, पैसा डूब रहा था हमारा। कई बार मन करता था छोड़ दें, भाग जाए, पर अब अच्छा लगता है। उनके कारण आज हमारे पास ये ज्ञान है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अब सोचो, इतना वन वे पढ़ाते हैं हम लोग, वन वे पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। उसके बाद जब मेंस पढ़ने की बात आए तो बच्चे कहीं और चल देता है। तो विटामिन डालें, मतलब क्या बोलते हैं, पौधा लगाएं हम और विटामिन बांटो कहीं आओ। ये तो कहावत है, फल खवाएं हम और विटामिन बांटे कहीं आओ। तो आप सबसे निवेदन है, आप पढ़िए मेंस। अगर आपको पढ़ना है तो, जबरदस्ती नहीं। यदि आपको मेंस पढ़ना है पढ़िए। इसलिए हम आपको फीस में 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं। हमारे लिए बहुत लॉसेस का विषय है मेंस पढ़ाना, प्री से भी कम पैसे में। तो जो हमने फाउंडेशन में फीस लिया है उससे भी कम फीस लेके आपको मेंस पढ़ाएंगे। जो प्री का फीस लिया उससे भी कम लेके मेंस पढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो फल का विटामिन है हमारे पास ही रहे, किसी और को ना बटे। ऐसा है कि तुमने पाल पोस के पूरा, वो कहावत है ना कि मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की को हमने अपनी गर्लफ्रेंड कह के हर किसी से बचाए रखा, बाद में साले हम बेरोजगार रह गए और डॉक्टर इंजीनियर आके बिहा के ले गए। वही वाला हाल हमारे साथ हो जा रहा है। वन वे पढ़ा के हम तुमको ज्ञानवर्धक बना के तुमको बेस को क्लियर करके पार्ट दिए, और मेंस में जब सिर्फ लिखन प्रैक्टिस करने की बारी आई तो तुम कहीं और टंग दिए। और फिर दिक्कत ये होता है कि फोटो 2 जगह छपता है। तो हमारे ऊपर दुख इस बात का नहीं कि तुम कहीं और टंग दिए, दुख इस बात का है कि सिलेक्शन होता है जो हमारा, तो फोटो 4 लोग छापते हैं और हम उसको सिद्ध नहीं कर पाते कि हमारा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है। इस बात का दुख है। दुख फीस का नहीं है, दुख तुम्हारे कहीं जाने का नहीं है। अब समझ में? इसलिए आप मेंस की तैयारी करना चाहें तो करिए। दूसरी बात, जहां भी मेंस में तैयारी कराता है टीचर, वो मेंस का आपके जैसा कोचिंग, कैसे आपने मेंस की कोचिंग कर ली, आपका मेंस एक बार भी नहीं निकला है। 2 साल आपने मेंस का कोचिंग कर लिया है और अब अगले साल मेंस के टीचर हैं। बाकी जगह ऐसे टीचर हैं। मेरे यहां आशीष शुक्ला टीचर है, पास करके बैठा है। मैं हूं, पास करके बैठा हूं। 23 का रिजल्ट निकाल लो, खोल के देख लो हमारे मार्क्स। पिछले साल का मार्क्स देख लो पीएससी के वेबसाइट में जाके। कौन सा है पीएससी की वेबसाइट में डालना है, डाउनलोड पीडीएफ करना है, प्रवीण कुमार दुबे नाम से सर्च मारना है। नहीं नाम से सर्च मारेगा तो मेरा डेट ऑफ बर्थ ले लो, मेरा रोल नंबर ले लो, आपको समझ में आ जाएगा कि अपन किस खेत की मूली है। और अभी मत मारो, 12 से मारो, कोई हवाबाजी वाला बात नहीं है। 12, 13, 14, 15, 16 मारो डाउनलोड कर करके और खोजो कि तुम्हारा टीचर कितना पानी में है, उसके बाद बिलीव करो। तो जब हम कर रहे हैं तो ठीक। इसके अलावा 2 टीचर तो हो गए, मैं प्रशांत, मैं और शुक्ला सर। उसके अलावा 2 टीचर इस बार और ला रहा हूं जो 19 बैच के नायब तहसीलदार हैं मेंस के लिए। 4 लोग मिलकर पढ़ाएंगे इस बार। ऐसे पढ़ाने को सब लोग पढ़ाएंगे। मानिकपुरी सर आएंगे। मानिकपुरी सर पीएससी का परीक्षा पास करके एआरओ हैं। मानिकपुरी सर जब मैं ना 11वीं पढ़ रहा था तो पीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे। मैं 11वीं पढ़ा था, पीएससी का इंटरव्यू देते थे। वो टीचर हैं, वो आएंगे। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर हैं सोशोलॉजी पढ़ाने, ठीक है। उसके अलावा हिमांशु राहुल भी आएंगे पढ़ाने,
बट वो एक एक सेगमेंट पढ़ाने आएंगे। हिमांशु बायोलॉजी पढ़ाने आएगा, राहुल कंप्यूटर पढ़ाने आएगा, इंग्लिश पढ़ाने आएगा, बस बाकी मेन सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। तो ये इस बार मेरा टारगेट है कि जैसे अगर मैं मार्च मान के चलता हूं मेंस का प्रॉपर बैच शुरू होने में 2-4 दिन लगेगा, तो हम मार्च से लेकर के आपके अक्टूबर तक बैच को खत्म करने के कमिटेड हैं और प्री से कम फीस में, ताकि 26 नवंबर को जब वैकेंसी आए तो 26 नवंबर के बाद हमको आपको प्री पढ़ने के लिए हम आपको छुट्टी दे दें। आप सब प्री का कोचिंग कर चुके हो, प्री का पूरा पता है कैसा पढ़ना है। आप एक राउंड मेंस पढ़ोगे, अक्टूबर तक हमारी कोशिश रहेगी 4 टीचर मिलकर हम आपका कोर्स खत्म कर देंगे, और कोर्स खत्म कर देने के बाद आप अक्टूबर के बाद फ्री अपने घर में जाओ, हॉस्टल में जाओ, आप अपने लाइब्रेरी में जाओ, सिर्फ प्री की तैयारी करो। और जब फरवरी में आपका रिजल्ट मार्कशीट मतलब वो आ जाए, मॉडल आंसर, और आपको क्लियर हो जाओ कि अगर आप प्री पास हो रहे हो, मतलब 24-25 का प्री 26 पे जो होगा उसमें यदि मॉडल आंसर मिलाने पर क्लियर हो जाओ कि आपके प्री निकल रहा है, तो आपको ये टेंशन ना रहे कि मुझे क्या करना है, मेंस की कोचिंग करनी, मेंस का प्रॉपर नोट्स है, अब चुपचाप पढ़ाई शुरू कर दो किसका, मेंस का। इस पैटर्न के साथ हमको पढ़ाने का निर्णय है। इस कारण से आप चाहो तो मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हो या अपने दोस्तों को बता सकते हो। तो 4 लोग मेनली अभी पढ़ाएंगे, 3 लोग गेस्ट टीचर के तौर पे बीच बीच में आएंगे, मानिकपुरी सर, राहुल और आपका क्या नाम बोला, एक हिमांशु, और प्रशांत आएगा सिर्फ ये व्यवहारिक गणित पढ़ाने के लिए। इतना सा बस, इतना गणित पढ़ाने के लिए बस प्रशांत आएगा, ठीक। ये भी पढ़ाने के लिए प्रशांत आएगा। ये वाला मैथ्स आशीष शुक्ला पढ़ाएंगे, ठीक है। ये बायोलॉजी पढ़ाने के लिए हिमांशु आएगा, बाकी एग्रीकल्चर, ईवीएस, कंप्यूटर पढ़ाने के लिए राहुल आएगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी को शुक्ला सर पढ़ाएंगे, ये तीनों एग्रीकल्चर, ईवीएस, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बाकी जान रहे हो जियोग्राफी ये सब शुक्ला सर पढ़ाएंगे, ठीक है। ये दर्शन शास्त्र मैं पढ़ाऊंगा, समाज शास्त्र मानिकपुरी सर पढ़ाएंगे, आर्ट एंड कल्चर मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इस तरह से चलेगा क्लासेस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन मैं पढ़ाऊंगा, सीजी हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, इंडियन हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक निबंध शुक्ला सर पढ़ाएंगे, हिंदी मैं पढ़ाऊंगा, सीजी मैं पढ़ाऊंगा, इंग्लिश राहुल पढ़ाएगा। इस तरह से सारे 9 से 10 टीचर मिलकर मैं इसको खत्म करेंगे। 2 टीचर इस बार नए एंट्री हो रहे हैं जो कि नायब तहसीलदार हैं, ठीक है, विभोर यादव, लीलाधर छत्री। क्लियर हो रहा है? ये सिर्फ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, भी डिसाइड नहीं हुआ है क्या पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे। इनको बुलाने का 2 मकसद है। पहला, कोर्स को अक्टूबर तक एनी हाउ खत्म करना, पहला मकसद। दूसरा मकसद, नए पैटर्न के अधिकारी हैं तो इनको पता होगा कि एक्चुअल में कैसे लिखने पर नंबर मिल रहा है, प्रैक्टिकली वो ज्ञान बांट पाएंगे। इस पर्पज से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम लिख तो हम भी रहे हैं मेंस अभी भी, बट हम अब प्रैक्टिस करके नहीं लिखते, हम बस मुंह उठा के चले जाते हैं कि देखने के लिए क्वेश्चन कैसा आ रहा है। बट जो सेलेक्ट हो रहा है अभी वर्तमान पैटर्न में बताएगा भाई कि वो कैसा लिख रहा है, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस की क्लास चलेगी। कोई डाउट है इसमें? और यहां तक समझ में आ गया? तो 3 न्यू बैच का इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था, मैंने आपको दे दिया। पहला इंट्रोडक्शन क्या था आपका, एडीओ का, दूसरा क्या था, हाँ, और तीसरा क्या था, मेंस का। यहां तक हो गया तीनों बात।